हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं पॉलिटी का एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक जिसका नाम है भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ, ठीक है? और ये हम लेके आए हैं उन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाले एस्पिरेंट्स के लिए जो वन डे एग्ज़ाम देते हैं और जो यूपीएससी, यूके ट्रिपल एससी और यूकेपीएससी, ठीक है? और जो हमारे एसएससी वाले जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, ठीक है? तो आइए हम इनको स्टार्ट करते हैं। इन टॉपिकों को हम क्या करते हैं, एक-एक करके समझते हैं, ठीक है? तो भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ, ठीक है? तो सबसे पहला आता है प्रथम अनुसूची, ठीक है? जो भारतीय संविधान है उसके अंदर हमारी 12 अनुसूचियाँ दी गई हैं और इन 12 अनुसूचियों में अलग-अलग विभिन्न प्रकार के क्या गए किए गए हैं, कार्यों को बाँटा गया है, ठीक है? तो देखो प्रथम अनुसूची क्या कहता है? प्रथम अनुसूची इसमें भारतीय संघ के घटकों, राज्यों 28 राज्य जिसमें हमारे कितने राज्य आते हैं 28 राज्य एवं संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। मतलब हमारे 28 राज्यों 48 स्टेट्स और 8 हमारे क्या किए गए हैं यूनियन टेरिटरी के बारे में क्या किया गया है इसमें बताया गया है, ठीक है? और एक नोट का पॉइंट है देखिए संविधान के 69वें संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। जब हमारा संविधान में 69वां 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, संविधान संशोधन हुआ कौन सा 69th में, तो दिल्ली को क्या किया गया एक राष्ट्रीय राजधानी बनाई गई, ठीक है? तो ये हमारे क्या है एक महत्वपूर्ण क्या है नोट का पॉइंट है, क्लियर है ना? ठीक है, कभी-कभी ये हमारे एग्जाम में आ सकता है कि कौन से संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया, ठीक है? तो आपको ऑप्शन दे देंगे, आप उनमें से 69 जो ऑप्शन में होगा उसको क्या कर देंगे, टिक कर देंगे, क्लियर है ना? ठीक है, दूसरा आता है हमारा द्वितीय अनुसूची, ठीक है? आप दूसरी अनुसूची दे देंगे भारतीय संविधान की, तो इसमें क्या लिखा गया है, इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारी जो हमारे भारतीय राज्य व्यवस्था के अंदर जितने भी हमारे पदाधिकारी होते हैं, ठीक है? उसमें इसमें लिखा गया होगा उनके बारे में कैसे वेतन मिलेगा, भत्ते मिलेंगे, पेंशन मिलेगी आदि के बारे में इसमें क्या किया गया उसका उल्लेख किया गया है। जैसे देखो पदाधिकारी कौन-कौन से जैसे राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, लोकसभा अध्यक्ष हो गया, उपाध्यक्ष हो गया लोकसभा का, राज्यसभा का सभापति हो गया, उपसभापति हो गया राज्यसभा का, विधानसभा के अध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति एवं क्या दे रहा उपसभापति आ गया, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक आदि को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है। कौन-सी अनुसूची में किया गया है? द्वितीय अनुसूची में किया गया है, ठीक है? जितने भी हमारे राज्य व्यवस्था के जितने भी हमारे पदाधिकारी होते हैं, उनको दिए गए भत्ते, पेंशन, ठीक है? और वेतन, इन सब का उल्लेख इसमें क्या किया गया है हमारी द्वितीय अनुसूची में किया गया है, ठीक है? अब आते हैं हम तीसरी अनुसूची में। देखिए, तीसरी अनुसूची में क्या कहते हैं, इसमें विभिन्न पदाधिकारियों के द्वारा ली जाने वाली शपथ मतलब जो हमारे जितने भी हमारे पदाधिकारी होते हैं, ठीक है? उनके द्वारा जो शपथ ली जाती है वो हमारे कौन-सी अनुसूची में है? तृतीय अनुसूची में। जैसे राष्ट्रपति, ठीक है? भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची के अनुसार क्या लेते हैं? वो शपथ देते हैं। जैसे उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो गए, क्लियर है ना? ठीक है? और जितने भी हमारे पदाधिकारीगण होते हैं, वो क्या करते हैं भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची के दौरान क्या लेते हैं, शपथ लेते हैं, क्लियर है ना? फिर आता है हमारी चौथी अनुसूची। अब चौथी अनुसूची में क्या लिखा गया है, इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। मतलब जो चौथी अनुसूची में क्या-क्या आ गया है कि इसमें जितने भी राज्य होंगे, मतलब अलग-अलग राज्य होंगे या जितने भी हमारी यूनियन टेरिटरीज़ होंगी, ठीक है? राज्यसभा में उनकी प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है कि इस राज्य से इतने प्रतिनिधित्व हमारे राज्यसभा में होगा, क्लियर है ना? ठीक है? चाहे वो यूटीज़ हो या स्टेट्स हो। फिर आता है 5वीं अनुसूची, ठीक है? अब 5वीं अनुसूची क्या कहती है देखो इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। जितने भी हमारे क्या होते हैं अनुसूचित क्षेत्र होते हैं, समझ में आ गया ना? ठीक है? और जितने भी हमारी क्या होती है अनुसूचित जनजातियाँ होती हैं, उनके प्रशासन और नियंत्रण के बारे में कहा गया गया है 5वीं अनुसूची में क्या किया गया है उनका उल्लेख किया गया है। क्लियर है ना? ठीक है? ये है। फिर आता है छठी अनुसूची। अब छठी अनुसूची में क्या किया गया है देखो इसमें पूर्ववर्ती राज्य होते हैं जो हमारे देखो इसमें असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिज़ोरम, ठीक है? राज्यों को जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है।
ठीक है? मतलब जो हमारे पूर्ववर्तीय राज्य हैं, जैसे असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिज़ोरम हो गया ना, और इनके अंदर जो हमारी जनजातियाँ वास करती हैं, ठीक है? जितनी भी जनजातियाँ हमारी क्या करती हैं, वास करती हैं इसके अंदर, उस उन क्षेत्रों में प्रशासन के बारे में क्या किया गया है, प्रावधान किए गए हैं। कौन-सी अनुसूची में? छठी अनुसूची में, और ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण अनुसूची होती है, चाहे ये यूपीएससी के एग्ज़ाम में आया हो या यूटी ट्रिपल एससी में आया हो या किसी भी स्टेट के पीसीएस में आया हो, लेकिन ये क्वेश्चन आता है। ठीक है? ये थोड़ा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है? फिर आता है हमारी कौन-सी 7वीं अनुसूची। अब 7वीं अनुसूची क्या है? अब 7वीं अनुसूची में तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? इसमें क्या होता है देखना, जो 7वीं अनुसूची होती है ना, उसमें केंद्र राज्य में क्या करते हैं, शक्तियों का बँटवारा किया जाता है। ना है ना? ठीक है? शक्तियों का बँटवारा किसमें किया जाता है? हमारी 7वीं अनुसूची में किया गया है, ठीक है? तो मैं इनको अच्छे से आपको रटा दूँगा बिल्कुल। ऐसे मैं इनको लिख के लाया हूँ, ठीक है? और इनको मैं विस्तृत फॉर्म में भी लिख के ला सकता था, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो आप शॉर्ट में देख लीजिएगा। बाद में हम क्या करेंगे, इसमें एक अच्छी से व्याख्या करते हुए इसकी क्या लेके आएँगे, वीडियोज़ लेके आएँगे और इसके अंदर आर्टिकल्स भी लेके आएँगे। क्लियर है ना? ठीक है? तो 7वीं अनुसूची क्या कहती है देखो, इसमें केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों का बँटवारे के बारे में दिया गया है, तथा इसी अनुसूची में सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने के अधिकार का उल्लेख है। इसमें इसके अंतर्गत 3 अनुसूचियाँ आती हैं, मतलब 3 सूचियाँ आती हैं, ठीक है? अब देखो 7वीं अनुसूची में क्या दिया है, केंद्र और राज्य की शक्तियों में क्या किया गया, बँटवारा किया गया, और उसमें क्या दिया गया, अधिकार दिए गए कि क किस चीज़ पे कौन क्या कर लगाएगा, कर लगाएगा, ठीक है? तो ये है। तो इसमें हमारी 3 सूचियाँ दी गई है। पहला तो आता है हमारी संघ सूची, दूसरी आती है हमारी राज्य सूची और तीसरी आती है हमारे समवर्ती सूची। ठीक है? तो आइए हम इसको पढ़ते हैं। देखो, पहली आती है हमारी संघ सूची। ठीक है? संघ सूची का मतलब ऐसे विषय जिन पर केंद्र सरकार केंद्र सरकार नियम बनाती है। क्या बनाती है? नियम बनाती है। ठीक है? और इसमें वर्तमान में कितने विषय हैं इसमें? वर्तमान में हमारे कितने विषय हैं? 100 विषय हैं। कितने विषय हैं? 100 विषय हैं। क्लियर है ना? ठीक है? हाँ, और इसमें किस-किस में बना सकती है? जैसे हमारा क्या हो गया, जैसे युद्ध हो गया, जिसमें केंद्र सरकार क्या बना सकती है? नियम बना सकती है। दूसरा डाक विभाग हो गया, ठीक है? रेल हो गया, आदि। क्लियर है ना? तो इन क्षेत्रों में हमारी क्या कर सकती है? इन विषयों पे क्या कर सकती है? वो नियम बना सकती है। कौन? केंद्र सरकार, ठीक है? किसमें? संघ सूची में, ठीक है? फिर आता है राज्य सूची। अब देखो, केंद्र अगर संघ सूची में केंद्र विषयों पर नियम बना रही है, तो राज्य सूची में क्या होगा? ऐसे विषय जिन पर राज्य सरकार नियम बनाती है, नियम बनाती है, ठीक है? वर्तमान में इसमें कितने हैं? 61 विषय, ठीक है? कितने हैं? 61 विषय है। 62 विषय। क्लियर है ना? कौन से विषय हैं इसमें देखो, जैसे इसमें आ जाता है पुलिस, ठीक है? कृषि आदि। ठीक है? बहुत सारे हैं, आप देख लीजिएगा, ठीक है? इन विषयों पे क्या कर सकती है हमारी राज्य सरकार, क्या बना सकती है? नियम बना सकती है। फिर आ रहा है हमारे समवर्ती सूची, ठीक है? कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है? एग्ज़ाम्पल तो आपको वैसे भी मिल जाएँगे। बहुत सारी बुक्स में है, जैसे लुसेंट में हो गया, ठीक है? एम लक्ष्मीकांत में हो गया, पॉलिटी कोई बुक उठा लो, राज्य व्यवस्था की, उसमें मिल जाएगा आपको। अब आता है हमारे समवर्ती सूची। अब समवर्ती क्या होगा? देखो, केंद्र केंद्र में तो क्या किया? केंद्र सरकार ने बनाया संघ सूची में नियम, ठीक है? राज्य सूची में क्या हुआ? राज्य सरकार ने नियम बनाया। लेकिन समवर्ती सूची में क्या होता है देखो, और हाँ, एक चीज़ कि जो राष्ट्र हित के विषयों पर केंद्र सरकार नियम बना सकती है, राज्य सूची में नहीं, नियम बना सकती है, ठीक है? बना सकती, क्लियर है ना? ठीक है? ये है। देन उसके बाद क्या है? समवर्ती सूची। अब समवर्ती सूची क्या होता है? ऐसे विषय ऐसे विषय जिन विषयों पर
केंद्र व राज्य दोनों नियम बना सकते हैं, नियम बना सकते हैं। क्लियर है ना? ठीक है, उसमें यहाँ पे भी लिखूंगा। ठीक है, दोनों नियम बना सकते हैं, लेकिन वाद या विवाद होने पर, वाद होने पर केंद्र सरकार के नियमों का पालन होगा, नियमों का पालन किया जाएगा, किया जाएगा। मतलब जब किसी एक विषय पे राज्य सरकार ने भी नियम बनाए और केंद्र सरकार ने भी नियम बनाए, तो जब उन दोनों के बीच में क्या हो जाता है, वाद विवाद हो जाता है, तो केंद्र सरकार के नियमों का क्या माना जाता है, सर्वोपरि माना जाता है। ठीक है, तो ये है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो असमवर्ती सूची में कितने विषय हैं हमारे, समवर्ती सूची में कितने विषय हैं हमारे, 52 विषय हैं में वर्तमान में है। क्लियर है ना? ठीक है, तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची आपको अच्छे से आ गया होगा। क्लियर है ना? ठीक है, हाँ। अब देखिए, अब आता है तुम्हारा 8वां अनुसूची। ठीक है, 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में क्या कहा गया है, देखो इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। देखो जितने भी हमारे भारत में भाषाएं बोली जाती हैं, जो हमारी संवैधानिक भाषाएं, वो कौन सी अनुसूची में रखी गई है, 8वीं अनुसूची में रखी गई हैं। और उनके अंतर्गत कितने विषय आते हैं, मतलब कितनी भाषाएं आती हैं, सॉरी, हमारी 22 भाषाएं आती हैं। ठीक है, उल्लेख किया गया। ठीक है, मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। पहले जो मूल रूप, जब हमारा संविधान संशोधन नहीं हुआ था, तो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं रखी गई थी, 14 भाषाएं रखी गई थी, जिसमें 1967 ईस्वी में 21वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें सिंधी को क्या किया गया, जोड़ा गया। और 1992 ईस्वी में 71वां संविधान संशोधन किया गया, जिसमें हमारी क्या जुड़ी गई, कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली को। और जो हमारी क्या होती है, 2003 में ईस्वी में जो हमारा 92वां संविधान संशोधन हुआ, 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, उसमें क्या जोड़ा गया, हमारा मिथिली हो गया, संथाली हो गया, डोगरी और बोडो, ये क्या है, जोड़े गए हमारे 8वीं अनुसूची में। ये भाषाएं क्या की गई, शामिल की गई। ठीक है, अब आपको पता होगा कि 8वीं अनुसूची में अभी वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। ठीक है, पहले मूल रूप से कितनी थी हमारी, 14 थी। ठीक है, 14 भाषाएं थी, जिसमें से 21वें संविधान संविधान संशोधन में सिंधी जोड़ा गया, 71वें संविधान संशोधन में कोंकणी हो गया, मणिपुरी हो गया, नेपाली जोड़ी गई। और 2003 में जो हमारा 92वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें मैथिली, संथाली और डोंगरी और बोडो को क्या किया गया, जोड़ा गया। तब मिलाकर हमारी कितनी भाषाएं हैं अभी वर्तमान में, 22 भाषाएं हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में दिए गए हैं। क्लियर है ना? ठीक है, ये है। अब आता है हमारी 9वीं अनुसूची। ठीक है, अब 9वीं अनुसूची क्या बोलती है, देखो संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 ईस्वी के द्वारा जोड़ी गई। हाँ, जो हमारी क्या है 9वीं अनुसूची है ना, इसको कब जोड़ा गया, जब संविधान में, देखो प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 हुआ, तब क्या किया गया, संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। कब? जब हमारा 1951 में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बना। ठीक है, तब हमारा जो 9th शेड्यूल था, उसको क्या किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल्स में जोड़ा गया, के द्वारा जोड़ी गई। इसके द्वारा राज्य द्वारा संपत्ति का अधिग्रहण, ठीक है, राज्य द्वारा जो हमारा क्या होता है, संपत्ति का अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, संपत्ति के जो अधिग्रहण है, उन पर क्या किया गया है, विधियों का उल्लेख किया गया है। क्लियर है ना? अब सबसे महत्वपूर्ण आता है, देखो इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, जो भी हमारे क्या होंगे, संपत्ति से रिलेटेड जितने भी हमारी क्या होंगी, जितने भी मामले होंगे, ठीक है, संपत्ति के अधिग्रहण में बनाए गए जो विधि होते हैं, ठीक है, उसके जितने भी मामले होंगे, न्यायालय में हम उनको क्या दे सकते, चुनौती नहीं दे सकते हैं। ठीक है, वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम है। ठीक है, कितने अधिनियम है हमारे, 284 अधिनियम है। क्लियर है ना? ठीक है,
अब देखो, अब आता है हमारी 10वीं अनुसूची, ठीक है? अब 10वीं अनुसूची में क्या-क्या आ गया है देखो, यह संविधान में 52वां संविधान संशोधन 1985 ईस्वी के द्वारा जोड़ा गया है। ये 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? जब संविधान में 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में, 1985 में हुआ था, तब 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। और इस अनुसूची में क्या बोला गया था? इसमें दल-बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, ठीक है? दल-बदल जो हमारे क्या है कानून है उसका प्रावधान का उल्लेख किसमें किया गया है? हमारी 10वीं अनुसूची में किया गया है, जिसको हम एंटी डिफेक्शन लॉ भी बोलते हैं। क्लियर है ना? वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 10th शेड्यूल में इसका क्या किया गया है? एक्सप्लेनेशन किया गया है। क्लियर है ना? ठीक है? हाँ। देन उसके बाद क्या आता है हमारा 11वीं अनुसूची। ये हमारे मतलब जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जितने भी, ठीक है, चाहे वन डे हो, चाहे वो प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू वाले हो, चाहे कितने भी हमारे क्या हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें हमेशा ये इम्पोर्टेंट ही माना जाता है और हमेशा पूछा भी जाता है 11वीं और 12वीं अनुसूची में, ठीक है? क्यों? क्योंकि भाई 11वीं अनुसूची हमारी किससे रिलेटेड है? पंचायती राज से। और हमारी 12वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है? म्युनिसिपैलिटीज, नगर निगम से, ठीक है? तो ये हमारी स्थानीय जो हमारी सरकारें होती हैं, जो हमारे स्थानीय स्वशासन होता है, उससे संबंधित है। और ये चीज़ें हमारी जो स्थानीय पंचायती राज हो गया, स्थानीय सुशासन हो गया, ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट मानी जाती है और इससे क्या किया जाता है? सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है ना? तो देखिए, 11वीं अनुसूची में क्या लिखा गया है? यह अनुसूची संविधान में 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई। ठीक है? जो हमारा 73वां संविधान संशोधन था, ठीक है? 1993 में हुआ था। कौन सा? 73वां संविधान संशोधन। इसमें 11वीं अनुसूची उसमें जोड़ी गई। ठीक है? जिसमें पंचायती राज संस्थाओं के कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए। ठीक है? 73वां संविधान संशोधन जो हमारे पंचायती राज से रिलेटेड है, ठीक है? अब पंचायती राज में जितने भी हमारी क्या होंगी कार्यवाही होंगी या कार्य करने के लिए कितने विषय प्रदान किए गए हैं 11वीं अनुसूची में? हमारे 29 विषय क्या किए गए हैं? प्रदान किए गए हैं। क्लियर है ना? ठीक है, ये है। तो 73वां संविधान संशोधन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 73 और 74वां संविधान संशोधन। क्लियर है ना? ठीक है, तो पंचायती राज को कार्य करने के लिए कितने विषय दिए गए हैं? हमारे 29 विषय दिए गए हैं और इन्हीं विषयों पे पंचायती राज क्या करता है? अपना काम करता है। और हमारे इसमें आता है हमारा देखो डिसेंट्रलाइजेशन, जिसको हम विकेंद्रीकरण बोलते हैं। ठीक है, इसी के अंदर आता है। क्लियर है ना? फिर आता है हमारी 12वीं अनुसूची। अब 12वीं अनुसूची में क्या होगा देखना, यह अनुसूची संविधान में 74वां संविधान संशोधन, ठीक है, 1993 के द्वारा जोड़ी गई। ठीक है? वो 73वां संविधान संशोधन 1993 क्या था? हमारे 11वीं अनुसूची में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। ठीक है? और जो हमारी 12वीं अनुसूची है उसमें 74वें संविधान संशोधन 1983 द्वारा क्या किया गया? जोड़ा गया। सॉरी, 83 जो हुआ 93, उसमें भी 93 होगा। क्लियर है ना? इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए। क्लियर है ना? ठीक है, जो 12वीं अनुसूची में 74वां संविधान संशोधन 1993 में इसको क्या किया गया? जोड़ा गया है, जिसमें से हमारे जो स्थानीय स्वशासन है उनके कार्य के लिए कितने विषय दिए गए? 18 विषय प्रदान किए गए। क्लियर है ना? ठीक है, तो ये 11वीं और 12वीं अनुसूची बहुत ज़्यादा ही क्या है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी क्या संविधान की अनुसूचियाँ।